अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ माउस रियाज और आप देख रहे हैं एग्जाम पेन। अच्छा जी, आज हम लोग जो टॉपिक CSS PMS या पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐसे के लिए अटेम्प्ट करने लगे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड डिबेट्स नाउअडेज। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जो है वो एक बड़ी हार्ड डिबेट है। तो आज हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक है और इस पे हम लोग आज एक कंप्लीट ऐसे जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे अटेम्प्ट करने का हमारा तरीका आपको पता है, हम एक इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन डेवलप करते हैं जिसमें सारे टॉपिक के वी डिस्कस ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक सो दैट यू प्रिपेयर फॉर योर एसे। ठीक है, वेरी वेल, ओके जी। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहली हेडिंग हम लोगों के पास आ जाती है इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इन वीडियोस का मकसद है आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाना कि ये कोई अफलातूनी टास्क नहीं होता। ठीक है, बस आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आप जो है इस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं कर पाते। इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग तो साथ साथ बंदे का हाथ जो है वो बैठ जाता है और साथ साथ उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो है आइडियाज़ डेवलप होने लग जाते हैं, वोकैबुलरी बैठ जाती है। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन। अगेन इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट होती है, बट वो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो खुद एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक पार्ट। अच्छा, अब इसके नेक पार्ट में आके हम ये भी नहीं कर सकते जी कि फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर दें। ठीक है, ये भी ज्यादती होगी, टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगी। हम कोई टाइप्स वगैरह भी बयान नहीं कर सकते, कोई बैकग्राउंड वगैरह की चीज़ भी बयान नहीं कर सकते। सो नेक पार्ट में इस तरह की चीज़ के लिए हम फिर कह देते हैं, हम रेलेवेंट से रेलेवेंट चीज़ ढूंढते हैं ना। सो यहाँ पे रेलेवेंट क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। आपने इस तरह की चीज़ देनी है जो एग्जामिनर के लिए भी एक वैल्यू क्रिएट करे आपकी हेडिंग की। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी पे बात हो रही है तो डेमोक्रेसी के की फीचर्स बता दो कि उसके की फीचर्स क्या क्या हैं। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, अब इसमें मैं लिख लूंगा प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सोवरेनिटी, या कोऑर्डिनेट रिलेशंस विद नेबर्स। ठीक है जी, या प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन चार्टर, और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो मैं इस पैराग्राफ में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने मेन आर्ग्यूमेंटेशन वाले पैराग्राफ की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगा। ज़ाहिर है इस टॉपिक में एग्जामिनर ने मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी हुई। सो डायरेक्शन मैंने खुद डिसाइड करनी है। अगेन डायरेक्शन डिसाइड करने पे भी मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। बट यहाँ पे आप देखो, बेस्ट पॉसिबल हेडिंग मेरे ख्याल से तो यही आ रही है कि व्हाट हिंडर्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सक्सेस। ठीक है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के सक्सेस के रास्ते में चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है जी, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज चैलेंजेस वन बाय वन। सो ये वो पार्ट आ जाता है जी कि जहाँ पे आप लोग जो है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलो साथ साथ सोचते हैं, साथ साथ आपके माइंड में ये चीज़ें आती जाएंगी। सो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि भाई हमारी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, देखो जब तक एक मुल्क फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है वो कभी भी इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकता। सो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे पहला चैलेंज हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रास्ते में क्या चीज़ खड़ा है? वो खड़ा है जी एबिस्मल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, हमारी मईशत की बुरी हालत। ठीक है जी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस के रास्ते में जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा जी, हो गया। दूसरी चीज बताओ जी, हम सबको पता है, आप सबको पता है, देखो हम लोग रट्टा मारने में लगे होते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है, जबकि नॉलेज हम सबके पास तकरीबन बराबर होता है। अब देखना, मैं जो जो पॉइंट लिखूंगा सारे आपको आते होंगे। दूसरा है जी सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड टेररिज्म। पता था आपको कि नहीं पता था? बिल्कुल 110% पता था। तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं जी। तीसरा इंतहाई अहम पॉइंट है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के फेलियर को जाहिर करता है। ठीक है, उसके रास्ते में एक इंतहाई बड़ा चैलेंज है जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, और वो भी इंडिया जैसे मुल्क के साथ, जिसके साथ ट्रेड करके हम जो है पाकिस्तान के 70 to 80% मसाइल इकोनॉमिक हैं, ये सोशल हैं, बहुत सारे मसाइल खत्म कर सकते हैं, और इंडिया भी हमारे साथ ट्रेड करके बहुत बड़ा फायदा हासिल कर सकता है। बट हमारी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस के रास्ते में एक बहुत बड़ा इशू खड़ा है जो कि है कश्मीर इशू। ठीक है जी, वो फिर हम आगे जाके डिफाइन करेंगे अपने
पैराग्राफ्स में कि कश्मीर इशू किस तरह जो है हमारे बायोलेटरल रिलेशंस को बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो ट्रेड भी नहीं कर पा रहे और किसी इंटरनेशनल फोरम पे भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ की सबसे बड़ी फेलियर है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप सबको पता है, देखो इकोनॉमिक आपने फ्रंट भी देख लिया, सोशल भी देख लिया, सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट भी देख लिया, एक्स्ट्रा रीजनल भी देख लिया। अब पॉलिटिकल पे आ जाओ। पॉलिटिकल में हमारे पास क्या चीज़ है, किसी पागल एस्पायरेंट को भी पता है कि हमारी इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को सक्सेसफुल नहीं होने दे रही। हम लोग सारी पार्टीज जो हमारी बनी हुई हैं वो फिरका वारियत फैलाने में लगी हुए हैं, बजाय इसके कि वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें, हमारे अंदर एक कंसेंसस हो। ठीक है, चलो आपकी मंशूर अलग अलग हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें डिफाइन करो कि जिन पे जो पार्टी भी आए, जो कोई भी आए, उन चीज़ों पे काम होता रहे। जैसे देखो अमेरिका में या मुख्तलिफ जगह पे वहाँ पे एक डॉक्ट्राइन होता है, भले कोई भी सदर आ जाए वो चीज चलती रहेगी, वो चीज कभी भी नहीं रुकेगी। देखो जैसे भुट्टो आया या उसके बाद जो कोई भी आया, ठीक है, जिया आया या उनसे बात 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 बात, एटम बम जो हम लोगों का बन रहा था, ठीक है, वो बिहाइंड द कर्टन वो वाला प्रोजेक्ट कभी भी नहीं रुका। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमी पे कोई चीजें डिसाइड कर लो, कोई प्रोजेक्ट्स डिसाइड कर लो, जो गवर्नमेंट भी आए वो करे। ठीक है, हमने अब देखो हमने अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान से निकाल दिया है। ठीक है, अब इसके कितने दूर रस नताइज होंगे। कल को अफगानिस्तान के हमारे साथ अब तल्लुकात खराब हो गए हैं। ठीक है, और तालिबान ने कह दिया पाकिस्तान हम पे तब प्रेशर डाल रहे कि हम इसकी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते और ये हमसे जबरदस्ती मनवाने जा रहे। सो अगेन ड्यूरेंट लाइन के इशू दोबारा से उठ गया। ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है जो कभी किसी रिकग्नाइज अफगानी गवर्नमेंट ने नहीं तस्लीम किया। सो और फिर ये जो नस्ल अभी इधर से गई है, क्या कल को ये हमारे खैर खा होंगे, इनके दिलों में हमारी दुश्मनी बन गई है। ठीक है, सो इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि हम अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों से जो है हमेशा खतरे में रहें। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये थी कि भाई अफगानिस्तान वाली तरफ से वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से खुद को सिक्योर करो, ताकि हम अपना सारा गौर जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ कर सकें, कश्मीर वाले मसले की तरफ सोच रखें। और जबकि इंडिया की पॉलिसी ऐसे हर फ्रंट पे इंगेज रखो, बलोचिस्तान वाली तरफ रखो, ये जो ईरान वाली तरफ से, अफगानिस्तान वाली तरफ से रखो, अपनी तरफ से बस स्कर्मिशेस छोटी मोटी जो है वो चलाते रहो। सो ये हमारी पॉलिसी का फेलियर है। क्यों कि इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हम एक्सटर्नल मास पे भी मार खा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्टली पॉइंट तो जहन में आए हुए हमने डिस्कस भी कर लिया। देखो एक पैराग्राफ को डिस्कस करते करते दूसरी चीज आपके जहन में आ जाती है, अफगानिस्तान अनसर्टन सिचुएशन। अफगानिस्तान की जो अनसर्टन सिचुएशन है ना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे। आपने भूलना नहीं है कि अभी हम चैलेंजेस लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो चैलेंजेस वाली टोन रखनी है, फेलियर की तरफ नहीं जाना। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला है एनर्जी शॉर्टेजेस एंड वाटर स्कार्सिटी। ठीक है ना जी, ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस में जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज याद रखो कि जिस वक्त किसी भी टॉपिक में चैलेंजेस लिख लो ना, चैलेंजेस, इस बात को पल्लू से बांध लो, जब भी चैलेंजेस डिस्कस कर लो ना कहीं भी, फिर उसके बाद लाजमन अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस किया करो। और वो जो आपने सुना है ना, होप्स एंड हर्डल्स, होप्स क्या चीजें होती हैं, होप्स होती हैं अपॉर्चुनिटीज, हर्डल्स क्या चीज होती हैं, हर्डल्स होते हैं चैलेंजेस। ठीक है जी, या आपने सुना होगा डिफिकल्टीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये तमाम चीजें एक ही चीजें हैं। ठीक है, जब एक को डिस्कस कर लो, जब एक एक टॉपिक में आ जाए, फिर लाजमन दूसरी चीज, फिर लाजमन आपके स्ट्रक्चर में दूसरी चीज आनी चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है जी, हमारे पास दूसरी चीज है अपॉर्चुनिटीज, कि भाई अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है पाकिस्तान के पास, अपॉर्चुनिटीज टू मेक फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान रिजल्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग दरअसल ये कर देते हो कि अक्सर इस तरह करते हो, चैलेंजेस लिख लेते हो डायरेक्टली, अपॉर्चुनिटीज लेते हो, वे फॉरवर्ड या सजेशन नहीं। आपने हमेशा एग्जामिनर के दिए हुए वर्ड को बार बार देखो, मैं हर एक हेडिंग में एग्जामिनर का दिया हुआ वर्ड यूज कर रहा हूँ, एग्जामिनर का दिया हुआ वर्ड में यूज कर रहा हूँ। मैं उसे बता रहा हूँ कि मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिस पे तुम मुझसे करवाना चाह रहे हो। देखो मेरे टॉपिक में यूनिटी है, कोहेरेंस है, रेलेवेंस है, इन्हीं चीज़ों का नाम होता है। वो कोई आसमान से उतर के कबूतर नहीं आते, रेलेवेंस और कोहेरेंस और यूनिटी और ट्रांजिशनिंग, ये तमाम चीज़ें इन्हीं चीज़ों का नाम है। ठीक है, ये कोई अफलातूनी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉलन डाला करो। ठीक है, ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तब नहीं डाला। अब जी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के पास क्या क्या है जो इसकी फॉरेन पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे पास उम्मीद की किरण है,
उम्मीद की किरण की बात आए, सबसे पहले एक चीज को सोचा करो, मेरी नसीहत है, सीपेक एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपेक एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ठीक है, BRI, इसको लाजमन सोचा करो। ये पॉइंट अक्सर जगह पे फिट आ जाता है। जिस वक्त प्रैक्टिस करने लगोगे आपको पता लगेगा यही चीजें तोड़ मरोड़ के हर एक टॉपिक में लिखनी होती हैं। दूसरी हमारे पास रीजनल कनेक्टिविटी जो है, हमारे पास एक ठीक है, हमारे पास मौका तो है कि हम अफगानिस्तान को भी एंगेज करें। देखो इससे पिछली गवर्नमेंट जो थी PTI की, उसने बहुत ज़बरदस्त जो है अपनी फॉरेन महाज पे उसकी पॉलिसीज़ जो हैं इंतहाई ज़बरदस्त थी। अफगानिस्तान को उसने एंगेज कर लिया, ठीक है, मुस्लिम उम्मा को उसने एंगेज कर लिया, ठीक है, ईरान को PTI गवर्नमेंट, द सक्सेसिव प्रीवियस गवर्नमेंट स्टार्टेड एंगेजिंग अफगानिस्तान, चाइना, और उन्होंने तो अपनी तरफ से इंडिया को भी एंगेज किया। हमने कुलभूषण को वापस कर दिया, ठीक है, हमने कदम बढ़ाया। बट इंडिया की आपको पता है कि वो सारा जो इलेक्शन रेटोरिक होता है वो पाकिस्तान अगेंस्ट होता है। सो वी कुडंट सक्सीड बट एटलीस्ट वी ट्राइड। फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की बात जब भी आ जाए, एक और चीज को कभी भी ना भूला करो, हमारा ह्यूमन कैपिटल, हमारा ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है जी, वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है। 30-35 साल की उम्र से नीचे लोगों की तादाद पता नहीं कितने फीसद है, वो आपने पढ़ी होगी रिपोर्ट। सो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हम अपने लोगों को देखो, जिस तरह इंडिया ने अपने लोगों को एम्पावर किया हुआ है। हमारा 1500 बंदा बाहर जाता है तो वो $1,00,000 नहीं कमा सकता, ठीक है, इतने रियाल नहीं कमा सकता। उनका एक बंदा IT की मद में बाहर जाता है और उसकी तनख्वाह उन 1500 बंदों को मार जाती है। सो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट मुल्क में जो है इनफ्लक्स ऑफ डॉलर्स लाएगी, रेमिटेंसेस की सूरत में बाहर जाके वो नेक नामी पैदा करेंगे। देखो गूगल के CEO कौन है, ठीक है। अब गूगल में बहुत सी चीज़ें वो इस तरह की डाल लेते हैं कि जिस वक्त लोग सर्च करते हैं इंडिया के लिए, वो चीज़ें जो है खुशाइन साबित होती हैं। सो ये चीजें एक मुल्क की, अब वहां पे वो इंडियन है तो अमेरिकन को भी पता है कि इंडिया कोई मुल्क है, हाँ जी, इंडिया के लोग कोई काबिल हैं। ये सॉफ्ट इमेज होती है जो डेवलप होती है, ठीक है। जिस वक्त सॉफ्ट इमेज एक मुल्क की बेहतर होती है, फिर जाके उसकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होती है। आप में से और मेरे से कितने लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा, बट ऑस्ट्रेलिया की हमारे माइंड में एक सॉफ्ट इमेज बनी हुई है, ओ जी ऑस्ट्रेलिया, ओ जी यूरोप, कभी देखा है, ओ जी तुर्की, तुर्की ऐसा ऐसा मुल्क है। जो सॉफ्ट इमेज आप तक पहुंचाई गई है मीडिया के जरिए, वही आप उस मुल्क को समझते हैं। पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बाहर जिस वक्त लोग सोचते हैं ना, तो अंग्रेज ने इस तरह की बनाई हुई है, हमारे दुश्मन ने इस तरह बनाई हुई। देखो इंडिया 15 साल काम करता रहा, और वो जो ईयू डेसनफोलेव ने एक रिपोर्ट दी कि यो जी इतने चैनल चला रहा था, इतनी फेक साइट चला रहा था और पाकिस्तान को बदनाम कर रहा था। वो क्या बदनाम कर रहा था, हमारी सॉफ्ट इमेज को खराब कर रहा था। और आज दुनिया क्या सोचती है, पाकिस्तान का नाम आता है, ओ जी बम, ओ जी राइफल्स, ओ जी फायरिंग हो रही है, ओ जी तालिबान एंड ये एंड वो। सो सॉफ्ट इमेज हमने भी कभी अपनी बेहतर करने की कोशिश नहीं की। हमारे हुक्मरान अपने मामलात में लगे रहे, अपने अपार्टमेंट्स बाहर बनाते रहे, और दुनिया क्या से क्या कर गई, ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास ये पॉइंट में तब लिख रहा हूँ ये वाला ना, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट को भी, उसके रेजोल्यूशन में भी जो है किरदार अदा करने की कोशिश की है। ईरान और सऊदीया के कॉन्फ्लिक्ट को भी मिटाने में मदद दी है। अफगानिस्तान से जो अमेरिकन फोर्सेस निकली हैं, जो मायदा हुआ है, उसमें भी पाकिस्तान ने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं लिखोगे PTI गवर्नमेंट या PMLN गवर्नमेंट या फिलहाल गवर्नमेंट PPP, नहीं, आपका पॉइंट हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ पॉलिसीज पे बात करनी है, ठीक है। आपने कभी भी बायसनेस होकर किसी गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर देना। अगर आया कि आप करते भी हो, जाहिर है हर बंदे की किसी न किसी तरफ बायसनेस है, बट वो बायसनेस यहाँ पे शो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर आ जाओ, जिस वक्त आपने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज लिख ली, या कॉजेज इंपैक्ट्स लिख लिए, या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख लिए, जो भी आपकी उसका स्ट्रक्चर बना, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑब्जेक्शंस लिख लिए, उसके बाद आ जाओ सजेशंस पर। बट अगेन यहाँ पे ये ना लिख दो जी सजेशंस और बात खत्म, नहीं, आपने सजेशन में भी इस वर्ड को यूज करना है जो एग्जामिनर ने आपको दिए हुए। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान, पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान टू मेक इट्स फॉरेन पॉलिसी, to make its foreign policy successful। एक चीज और ख्याल में रखना कि कभी भी ये ना करना
कि अपनी इन मेन हेडिंग्स में कॉन्ट्रडिक्शन ले आओ, वो फिर मैं आगे किसी एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। मैं इस तरह की बनाऊंगा हेडिंग्स जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन होगी, फिर आपको समझाऊंगा कि ये काम नहीं करना। ये हेडिंग बड़ी सोच समझ के बनानी होती है। ये ना हो कि ये हेडिंग जो है इसकी नफ़ी हो, ये हेडिंग उसकी नफ़ी हो, और बात ही जो है अपनी बात को काटते जाओ सारे ऐसे में, ऐसे भी नहीं करना। अच्छा, अब आ जाओ। सबसे पहला पॉलिसी ऑप्शन किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को सक्सेसफुल करने का क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अलायंसेस। ठीक है, अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करो, दुनिया के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात। किसी इंसान को भी अगर सक्सेसफुल होना है, अपनी जान पहचान बनानी है, वो सबसे पहले यही करता है, वो अपने ताल्लुकात बढ़ाता है। ठीक है, सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अलायंसेस सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, देखो अब ये पॉइंट्स तो मैं इधर से मिलेंगे सारे। अब मुझे पता है हमारी इकोनॉमी की स्टेट बुरी है, मैं क्या लिख लूंगा जी? हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। अब आप जिस वक्त रीडिंग करोगे आपको पता लगेगा इन टर्म्स के क्या मतलब है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या चीज़ होती है, आप में ज़्यादातर को पता भी होगा। खैर, अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों से सारी मैंने आपको बात इतनी लंबी बता दी एक पैराग्राफ डेवलप करते वक्त कि भाई सॉफ्ट इमेज हमारी बर्बाद हो रही है। सो हमने अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करनी है, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, ताकि हमारा जो है वो दुनिया के सामने एक अच्छा इमेज जो है वो निकल कर सामने आए। ठीक है जी। फिर फोकस ऑन, वो जो मैंने आपको बात की थी कि इंडिया जो है वो इस तरह की एक पढ़ी लिखी आईटी की मदद में इस तरह की एक आबादी बाहर भेज रहा है कि जो उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी की सूरत में, पैसों रेमिटेंसेस की सूरत में, एंड ब्ला। सो फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, हमने भी क्या करना है? टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, एंड इनोवेशन। ये चीज़ें अगेन क्या बेहतर करेंगी? आपकी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन भी बेहतर करेंगी, आपकी इकोनॉमी भी बेहतर करेंगी, आपके दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर। जब गूगल का सीईओ ही इंडियन है तो उसके अमेरिका के साथ ताल्लुक फिर किस तरह होंगे? इंडिया के इन छोटी छोटी चीज़ों के बड़े बड़े असरात होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ जी कि हाँ, पार्टिसिपेशन, इस चीज़ से मुझे याद आया ना, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि भाई हम क्या करें? पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल फोरम्स। समझो बात को। और आखिरी चीज़ क्या होगी जी? एज यू ऑल नो, कंक्लूजन। ठीक है जी। सो ये हमारी मेरे टूटे फूटे नॉलेज के मुताबिक, ठीक है, आप इससे ज़्यादा अच्छी भी बना सकते हो, आप में से बड़े बड़े और ज़्यादा अच्छी तैयारी करने वाले लड़के होंगे, बट मेरी गाइडेंस उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट में, जो भी बिल्कुल जो है ना, जिन्हें इन चीज़ों में मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, मैं खुद को भी स्टूडेंट, हर बंदा स्टूडेंट ही हर वक्त तक सीख रहा है। सो मुझे इन चीज़ों में बड़े इश्यूज आते थे, बट व्हेन आई रियलाइज, अब मैं इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अगर मुझे इस तरह से गाइड किया जाता, ठीक है, मैं बैठा हूँ, मैंने सोचा कि यार मुझे किस तरह गाइड किया जाता कि मैं इन चीज़ों पे मेरे 4-5 साल ना ज़ाये होते, मैं 1 साल में ये चीज़ें कर लेता, तो या 2 में कर लेता। सो आई थॉट कि ये एक बेस्ट तरीका है कि जिससे एक बच्चे को जो है आसानी से समझ आ जाती है कि ये पॉइंट्स किस तरह डेवलप होते हैं, इनको सोचने का तरीका कार क्या होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह ट्रेन किया जाता है। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।